तुम कविता तो अपना कैमरा ऑन करो। अम, आज का हमारा लेक्चर क्लासिकल अप्रोच ऑन वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी पर है, जिसे कहते हैं कि कीमत लोचशीलता और कीमत दृढ़ता सिद्धांत। कि अर्थव्यवस्था में जब किसी भी प्रकार का असंतुलन होता है, अर्थात अनैच्छिक बेरोजगारी ना हो और एक्सेस प्रोडक्शन ना हो, ऐसा करने के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो मैकेनिज्म था हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बताया कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच। उनका कहना था कि जब भी इस प्रकार का असंतुलन अर्थव्यवस्था में आएगा तो कीमतों में या मजदूरी में उच्चावचन करके कम या ज्यादा करके इस प्रकार का संतुलन लाया जा सकता है। जबकि केन्जियन अप्रोच थी कि वेज प्राइस रिजिडिटी है। उनका कहना था कि कीमत और मजदूरी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसके उन्होंने कारण बताए थे। तो आज हम इसी अप्रोच के ऊपर बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में लाने के लिए क्लासिकल क्या विचारधारा थी, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की क्या विचारधारा थी और केन्जियन अप्रोच क्या है। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जिसे हम कहते हैं समग्र आपूर्ति वक्र। वाई एक्सिस पर हमने आपका प्राइस लेवल दिखाया है और एक्स एक्सिस पर योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, मेरा रियल जीएनपी है, ओ एक्स पर रियल जीएनपी है। ये जो कर्व है ए एस कर्व है समग्र आपूर्ति वक्र। इसके 3 खंड हैं, ए बी, बी सी और सी डी। ए बी वक्र तक जो सप्लाई कर्व है वो दिखा रहा है परफेक्टली इलास्टिक है। बी से सी तक इलास्टिक है और सी से डी तक ये इन इलास्टिक हो गया है। ठीक है, ये क्या है आपका परफेक्टली इलास्टिक। आज पता नहीं क्यों यहां से ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। परफेक्टली इलास्टिक, बी से सी तक है इलास्टिक। ठीक है, सी से डी तक है इन इलास्टिक। तो ए से बी तक यदि किसी प्रकार भी अब अगर समग्र मांग में परिवर्तन होता है, तो ए बी के बीच में यदि मांग में परिवर्तन होता है, यहाँ पे है मान लीजिए मांग कर ये है, तो इस रेंज में जब तक मांग परिवर्तित होती रहेगी प्राइसेस चेंज नहीं होंगे, क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था में इतनी कोई भी फर्म फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर नहीं पहुंची और सबके पास एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इसलिए जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वो अपनी एक्सेस कैपेसिटी को एक्सप्लॉइट करके तुरंत प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और प्राइसेस अनचेंज्ड रहेंगे, है ना, क्योंकि डिमांड के साथ ही सप्लाई बढ़ रही है और उनकी जो फिक्स्ड एसेट्स अनयूटिलाइज पड़ी थी फर्म्स की, वो यूटिलाइज हो रही हैं, इसलिए प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे और अभी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एक तरह से फर्म्स को प्राप्त हो रहे हैं। जब बी से सी की रेंज में हम आते हैं और मांग इस रेंज में आती है, तो कुछ फर्म्स फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर चुकी होती हैं, जबकि कुछ फर्म्स अभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं पहुंची हैं। तो ऐसी स्थिति में मांग बढ़ने पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाएगा जितनी की मांग बढ़ी है, इसलिए प्राइसेस कुछ हद तक चेंज होंगे। जब सी से सी तक आने पर कंप्लीट फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका जो रियल जीएनपी है ये क्या है, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट रियल जीएनपी है। जब सी लेवल तक डिमांड आ जाएगी, इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाने की संभावना पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं होगी और ऐसी स्थिति में सी से डी के बीच में मांग बढ़ने पर जैसे ही मांग बढ़ेगी प्राइसेस उसी के अकॉर्डिंगली आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सप्लाई कर्व की सिचुएशन, जो क्लासिकल और इसमें
केजियन में, और उसका वो पूरे कर्व की एक वो दिखाई गई कि किस तरह से इकोनॉमी रन करती है। अब आइए हम ये क्लासिकल अप्रोच देखते हैं। ये है क्लासिकल अप्रोच के तहत प्राइस लेवल और जीएनपी की रिलेशनशिप और रियल वेजेस और एम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप दिखाई गई है। प्राइस लेवल और जीएनपी, उन्होंने कहा जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व, चूंकि क्लासिकल अप्रोच कहते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है और उनका एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन इलास्टिक है, ठीक है। जब उनके अनुसार जब मांग वक्र एडी है तो संतुलन, एडी और एएस ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं और संतुलन कीमत निर्धारित होती है P1, ठीक है। जैसे ही डिमांड घटती है, मान लीजिए किसी भी वजह से डिमांड घटती है, उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, टेस्ट में चेंज आ जाए या किसी भी चीज़ में चेंज आ जाए, कोई इनसिक्योरिटी हो, किसी प्रकार की मंदी की स्थिति हो, तो मांग वक्र नीचे की ओर आया और जो नया संतुलन हुआ वो हुआ E1 पर, यानी कि मांग और पूर्ति बराबर हो गए, प्राइसेस डाउन हो गए, P2 पर आ गए, ठीक है। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ, प्राइसेस अगर डाउन ना हो, तो इसमें क्या हुआ, आपका रियल जीएनपी उतना ही रहा, केवल प्राइस लेवल कम हो गया, ठीक है। अगर उन्होंने कहा अगर किसी वजह से प्राइस लेवल डाउन नहीं होता है तो संतुलन इस बिंदु पर आता, संतुलन बिंदु ये होता आपका Y1, और रियल जीएनपी में Y1 से लेकर YF तक की कमी हो जाती और इतने लोग बेरोजगार हो जाते। तो इस बेरोजगार, चूंकि क्लासिकल अप्रोच हमेशा कहती है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहेगा, तो उन्होंने क्या कहा कि स्वतः संतुलन होगा, तो मांग घटने पर स्वतः संतुलन के लिए आवश्यक है कि मांग को रिस्टोर किया जाए और इसके लिए प्राइसेस कम कर दिए गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वे प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी से हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा। क्लियर हो गई बात किशोर रेखारी, समझ में आया? हाँ, अपना माइक अनम्यूट रखिए, मतलब जब भी कोई हो तो हाँ हूँ मुझे सुनाई देना चाहिए। तो ये था इनका प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी से किस तरह से आप फुल एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर कर रहे हैं। और अब इधर आइए, इन्होंने यहाँ पर रियल वेजेस और एम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाई है, जिसमें उन्होंने कहा यह है आपका श्रम की आपूर्ति वक्र। एसएल क्या है? श्रम की आपूर्ति वक्र। और जब उन्होंने कहा कि जब श्रम का डिमांड कर्व डीएल था, डीएल, और प्राइसेस थे P1, तो ई बिंदु पर संतुलन था। और क्या हुआ, मीटिंग खत्म हो गई क्या? आज जितना डिस्टरबेंस हुआ है किसी दिन नहीं हुआ है।
हो गई वो। एक्चुअली मीटिंग शेड्यूल कर दो ना तो अपने टाइम से डिस्कनेक्ट हो गई एकदम से। अब मैं इतनी देर हम लोग को सेटिंग में लग गई थी। हो गए अब? चलो ठीक है, फिर से आ जाओ भाई। लेकिन अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई जो पहले वाली थी। अब मुझे वो सब नहीं दिखाई दे रहा है। एनीवे, अब मुझे तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे हो। बड़े यार संकट पे संकट आया जा रहा है आज की। मैं कह रही हूँ ना, शेयर स्क्रीन कर रहे थे। अच्छा, इधर से आते हैं, अब दिखाई दोगे। ठीक है। हाँ, तो ये इस डायग्राम में रियल वेज और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कनेक्शन दिखाया गया है, जो ये कह रहा है कि श्रम की सप्लाई वक्र और डीएल ई बिंदु पर इक्विलिब्रियम में है और रियल वेजेस क्या है आपकी डब्ल्यू बाई पी वन। जैसे ही अब जब समग्र मांग जैसे यहाँ गिरी है, अगर वस्तुओं की मांग गिर जाती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी, क्योंकि अब जब उत्पादन कम हो रहा है तो श्रमिक भी कम लगाए जाएंगे। तो हेलो, श्रमिक कम लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए रियल वेजेस में चेंज नहीं आता है तो इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर रियल वेजेस में कमी नहीं आती है तो ये जो एरिया है आपका, यहां तक आपका अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा। दिखाई दे रहा है ना? ई से लेकर इतनी मात्रा में बेरोजगारी फैलेगी। ठीक है, अगर रियल वेजेस कट नहीं होती हैं श्रम की डिमांड में कमी होने के कारण, तो इतनी बेरोजगारी फैलेगी। तो इतनी बेरोजगारी को फैलने से बचाने के लिए क्लासिकल अप्रोच कहती है कि आप उनकी मॉनेटरी वेजेस में कमी कर देंगे, या तो प्राइस लेवल डाउन हो जाएगा, इस कारण उनकी रियल वेजेस, अगर प्राइस लेवल डाउन हो जाएगा तो रियल वेजेस बहुत बढ़ जाएंगी। अब डिमांड घटी है श्रम की, और तो वस्तुओं की डिमांड घटी, इससे प्राइस लेवल घटा। अगर प्राइस लेवल घट जाता है तो रियल वेजेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि डब्ल्यू बाई पी टू, डब्ल्यू क्या है मॉनेटरी वेजेस, पी टू क्या है प्राइस लेवल। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, उद्यमियों के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा, और वो इससे बचने के लिए क्या करेंगे कि मॉनेटरी वेजेस को कम करेंगे, क्योंकि एक तो प्राइस घटे हैं, उनकी भी वस्तुओं के प्राइस घटे तो उनका प्रॉफिट घटा है। अब यदि प्रॉफिट को रीस्टोर करने के लिए अपने लेवल, पिछले लेवल तक पहुंचाने के लिए वो मॉनेटरी वेजेस में कम कर देंगे, तो रियल वेज उनकी कांस्टेंट रहेगी या पहले से कम हो जाएगी, जिसके कारण जो एनएफ, जो अब जो रोजगार का स्तर होगा वो ओएन होगा, यानी कि ओएनएफ से घटकर ओएन पे आ गया। ठीक है, जब ये चीज ओएन पर आ गई, रियल वेजेस, जब प्राइस लेवल आपका P2 हो गया, कम हो गया, रियल वेजेस बढ़ गई, तो संतुलन उनका यहाँ पे हुआ। अब यदि आपको इसे पुनः यहीं पर ले जाना है तो वो मॉनेटरी वेजेस को आप कम कर देंगे, तो रियल वेजेस फिर से डाउन हो जाएंगी या इसी लेवल पर आ जाएंगी, और आपका संतुलन यहाँ पर एनएफ की ओर आने की प्रवृत्ति होगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? प्राइस लेवल घटा, यानी कि अगर मॉनेटरी वेजेस कांस्टेंट है और प्राइस लेवल घट गया, प्राइस लेवल घट गया तो रियल वेजेस बढ़ गई। कम, जितनी ज्यादा रियल वेजेस होंगी तो उस पर श्रम की डिमांड कम हो जाएगी। श्रम की डिमांड कम होने से अर्थव्यवस्था में एनएफ मात्रा में असंतुलन व्याप्त हुआ। इस असंतुलन को कम करने के लिए उनका कहना है कि जब आप मॉनेटरी वेजेस में रिडक्शन करेंगे, अरे बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? जब आप मॉनेटरी वेजेस में रिडक्शन करेंगे तो रियल वेजेस अपने पूर्व लेवल पर आ जाएंगी और श्रम की मांग में फिर से वृद्धि होगी। है क्या हाँ, तुम लोग भैया माइक अपना अनम्यूट रखो, और संतुलन ओएनएफ की ओर आ जाएगा। तो इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदु हैं कि एडी क्या था,
समग्र वस्तु मांग वक्र, ए समग्र पूर्ति वक्र, डीएल श्रम मांग, एसएल श्रम का पूर्ति वक्र, एनएनएफ ये जो थी आपकी, उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने कहा एनएनएफ को, उन्होंने कहा कि ये ऐच्छिक बेरोजगारी है, कि इस W/P2 पर जितने लोग काम करना चाहते हैं उन्हें मिल रहा है और जो नहीं करना चाहते हैं उन्हें नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से भी अगर ऐच्छिक बेरोजगारी बढ़ती रहे तो ये भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और अगर प्राइस लेवल घटने से रियल वेजेस और मॉनेटरी वेजेस भी घटेंगी और इस प्राइस लेवल पर फिर रियल वेजेस जो हुई तो उस पर संतुलन ON मात्रा में आपको रोजगार मिला। जब प्राइस लेवल घटने पर यदि W को उसी प्रोपोर्शन में घटा दिया जाए तो फिर से आप इस लेवल पर संतुलन हमें प्राप्त हो सकता है। तो जो थ्योरी ऑफ 1933 में AC पीगू ने थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नाम की एक बुक दी थी, उसमें उन्होंने लिखा था अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी टैकल्ड विद रिडक्शन इन रियल वेजेस। क्या है किशोर रेखारी? वाई आर यू रेजिंग योर हैंड? कविदत्त अपना माइक अनम्यूट करो और मुझे बताओ क्या बात है तुरंत। है कोई बात है कि कविदत्त माइक अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करो कविदत्त, क्या बात है? हाँ तो अनम्यूट है ना, अनम्यूट करो, बोलो, अनम्यूट करो, उसे ओपन करो। हाँ अब जब हम कुछ कहा करो तुरंत जवाब दो, केवल जब पीछे, मैंने इसलिए कहा था कि जब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो आवाज आती है, तुम लोग हाँ हूं करो तो मुझे समझ में आए ना कि उधर आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। जेबी से, हाँ जेबी से ये आज तो इतना डिस्टरबेंस हो गया कि कुछ मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 1933 में इन्होंने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी टैकल्ड विद रिडक्शन इन रियल वेजेस। जब आपका प्राइस लेवल कम हुआ तो रियल वेजेस बढ़ गई थी, रियल वेजेस बढ़ने से श्रम की मांग कम हो गई, श्रम की मांग कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। उन्होंने कहा ऐच्छिक बेरोजगारी है, लेकिन इस बेरोजगारी को भी दूर कैसे किया जा सकता है? यदि आप मॉनेटरी वेजेस को साइमल्टेनियसली कम कर दें तो रियल वेजेस पूर्व लेवल पे आ जाएंगी और पुनः उतनी ही वो आपकी रोजगार NF मात्रा में रोजगार प्रोवाइड किया जा सकता है। JBC ने कहा था अपने लॉ ऑफ मार्केट में कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सो देयर विल नेवर बी शॉर्टेज ऑफ डिमांड इन द मार्केट। उन्होंने कहा कि मार्केट की कमी नहीं होगी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो जो आपके पास डिमांड कम होने से एक्सेस प्रोडक्शन हो गया तो रियल वो प्राइस लेवल कम हो गया, प्राइस लेवल कम होने से मांग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, उनका कहना था। मैं पढ़ा, आवाज आ रही है कभी तक? अब किशोर रेखारी कहाँ चले गए? कीन्स का जो मनी वेज रिजिडिटी मॉडल है, कीन्स का जो मॉडल है, उन्होंने कहा वो क्लासिकल विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे कि अर्थव्यवस्था में प्राइस कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और आप मनी वेजेस को कम कर सकते हैं। कीन्स का कहना था, कीन्स ने जो दिया है अपना, उन्होंने कहा था मनी वेज रिजिडिटी मॉडल है उनका। ठीक है, कीन्स के अनुसार कि जो मौद्रिक मजदूरी है वो कठोर होती है, नीचे की ओर अनम्य होती है। ठीक है ना, कठोर होती है, नीचे की ओर अनम्य होती, अर्थात जो लेबर क्लास है वो मौद्रिक मजदूरी में किसी भी प्रकार की का रिडक्शन एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उन लोगों को अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का मौद्रिक भ्रांति होती है। Workers are rendered unemployment because at a given wage rate, supply of labor exceeds demand for labor. कीन्स के अनुसार ड्यू टू मनी वेज रिजिडिटी,
that is downward inflexibility of money wages results in involuntary unemployment of labor। कि मौद्रिक भ्रांति के कारण वो अपनी वेजेस में रिडक्शन नहीं करना चाहते, इसलिए उनके वहां पर अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डाउनवर्ड इनफ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ समझ रहे हैं? हाँ हाँ बोलो। अब भैया मैं क्या करूं, उसके वहीं से ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा, उसका इंटरनेट ही खराब हो रहा है, हमारी तरफ से तो सब सही है। किशोर रेखारी आवाज आई? किशोर रेखारी आवाज आई आपको? पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है आपका? क्योंकि मेरी ओर से बाबा माइक वाइक सब सही है। और किशोर रेखारी आवाज आई? नहीं। हाँ, अब ये तो इसका मतलब उसी की तरफ गड़बड़ है कुछ ना कुछ। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारी समझ में आया डाउनवर्ड इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मनी वेजेस। जो रियल वेज होती है उसके दो पार्ट होते हैं, मॉनेटरी वेजेस अपॉन प्राइसेस। ठीक है, तो मॉनेटरी वेजेस में कमी को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते और उनके इस कारण से रियल वेजेस कम नहीं हो पाती हैं, बल्कि रियल वेजेस समग्र मांग कम होने पर और बढ़ जाती हैं और अनैच्छिक बेरोजगारी व्याप्त हो जाती है। कीन्स ने कहा कि मनी वेजेस वुड नॉट चेंज सफिशिएंटली इन द शॉर्ट रन टू कीप द इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। उन्होंने कहा कि अल्पकाल में मनी वेजेस प्राइस लेवल के प्रोपोर्शन में नहीं गिरेंगी और पूर्ण रोजगार इस रूप में रीस्टोर नहीं किया जा सकता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मनी वेज रेट इज परफेक्टली फ्लेक्सिबल एंड एडजस्ट्स टू ब्रिंग डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन इक्विलिब्रियम एंड कीप द इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन कीन्स इस तर्क से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था में मनी इल्यूजन या मुद्रा भ्रांति होती है। मुद्रा भ्रांति का अर्थ है कि मान लीजिए आपके यहां आई एम जस्ट टेलिंग कि कहां से बोलूं मैं, एनोटेशंस कहां से लूं। यहां से लेते हैं कलर। उन्होंने कहा कि मान लीजिए अर्थ आपकी मॉनेटरी वेजेस कितनी है, 100 रुपए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हेलो, कहाँ चले गए सारे लोग? मैं स्क्रीन पर हूं, तुम लोग कनेक्ट हो।